हमने लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो फेजर देखा था, फेजर डायग्राम, और ये भी देखा था कि उसकी मदद से हम लोग कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हमने लास्ट 6 क्वेश्चंस देखे थे। हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ये था कि दो पार्टिकल्स थे, दोनों का टाइम पीरियड सेम है और वो दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं अपनी अपनी पोजीशन से। और क्या होता है, हमें वो टाइम निकालना था जब वो पहली बार मीट कर जाएंगे, मतलब कि उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाएगी। अब क्या है, हमारे पास उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा घुमाकर वर्जन है। क्या है कि बोथ पार्टिकल्स पी एंड क्यू, उसी की तरीके से दो पार्टिकल्स हैं पी और क्यू, हैव सेम टाइम पीरियड, बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन। दोनों साइमल्टेनियसली पहले की तरह से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फाइंड आउट द टाइम व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। अब की बार हमें ये बताना है कि किस टाइम पर उनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। अब की बार हमें ये नहीं बताना कि कब वो मिल जाएंगे, अब की बार मैक्सिमम सेपरेशन है। ठीक है, तो वही फेजर की मदद से इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। एक बार हम लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग आज के सेशन में एसएचएम से जुड़ी हुई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, पोटेंशियल एनर्जी, कैसे उनके ग्राफ्स ड्रॉ होते हैं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या प्रिंसिपल है, वो सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले की तरीके से फेजर ड्रॉ करेंगे। फेजर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, फेजर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, अब इसमें पहले की तरीके से मार्क कर देते हैं माइनस ए प्लस ए। ये x इज इक्वल टू माइनस ए है, ये x इज इक्वल टू प्लस ए है। ठीक है, अब देखो ये सेंटर हो गया। दोनों पार्टिकल्स को लोकेट करते हैं। पार्टिकल p देखो कहां पर है, प्लस ए बाई टू पर, तो प्लस ए बाई टू वाली लाइन ड्रॉ कर देता हूं, प्लस ए बाई टू। अब इसमें भी हमारा वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला या ये वाला। पिछली बार की तरीके से राइट की तरफ जा रहा है पार्टिकल, इसलिए हमारा वाला पॉइंट हो गया ऑब्वियसली ये। अब देखो, इसका मतलब ये हो गया ए बाई टू और ये है ए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई बाई 3। ठीक है, इसका मतलब कि 60 डिग्री। अब देखो, पार्टिकल जो क्यू है, पार्टिकल क्यू मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है, किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ। तो देखो मीन पोजीशन ये वाली लाइन पे 2 पॉइंट हो गए, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए पार्टिकल क्यू मतलब इनिशियली यहां पर है, पार्टिकल पी इनिशियली यहां पर है और पार्टिकल क्यू इनिशियली यहां पर है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखो अब क्या होगा, देखो क्या कराना है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम हो जाए। इनिशियली देखो इनके बीच का एंगल कितना है, ये 60 प्लस में ये 90, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। हमें पता है कि क्योंकि दोनों की सेम टाइम पीरियड है, इसका मतलब दोनों की सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब जब ये पी रोटेट करेगा, जैसे जैसे पी रोटेट करके यहाँ पर आएगा, ये क्यू उसी रेट से रोटेट करके इधर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पी और क्यू के बीच का एंगल जो ये 150 डिग्री है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अब बात ये है कि कब ये मैक्सिमम सेपरेशन होगा इनके बीच का। पिछली बार हमने देखा था जब दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे थे, तो दोनों के लिए जब सेम एक्स की वैल्यू हो जाए तब वो मीट कर जाते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक की एक्स की वैल्यू है सपोज दैट माइनस एक्स, तो दूसरे की एक्स की वैल्यू प्लस एक्स होगी, तब ये दोनों के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं इसमें ऐसे ही। देखो पार्टिकल क्यों मान लेते, थोड़ी देर बाद घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा और पार्टिकल पी घूमकर उतने ही टाइम में कुछ यहाँ आ जाएगा। जब ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गए होंगे, उस टाइम पे इनके बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि जितना इसकी एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पर पॉजिटिव में, उतनी इसकी हो जाएगी नेगेटिव में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो ये बात तो पक्की है कि पी और क्यू के बीच का एंगल अब भी 150 डिग्री ही रहना है, और क्योंकि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सिमेट्री से ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। ये दोनों एंगल कितने कितने के हो जाएंगे, 75 डिग्री के। ठीक है, 75 डिग्री और 75 डिग्री। तो अब सिंपली क्या हो गया, मैं एक काम करूं, ये निकाल लूं कि क्यू को यहां से यहां तक रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, वही टाइम हो जाएगा जितने टाइम बाद ये दोनों मैक्सिमम सेपरेशन पर होंगे। ठीक है, तो क्यू को रोटेट करने के लिए टाइम देखते हैं। अच्छा, क्यू रोटेट कितना करा है, 75 डिग्री, तो हम लिखेंगे एंगल रोटेटेड बाई क्यू। क्यू ने कितना एंगल रोटेट करा, 75 डिग्री। ठीक है, अच्छा देखो 75 डिग्री को रेडियंस में लिख लेते हैं पहले। 75 डिग्री कितना हो जाएगा रेडियंस में, 5 पाई बाई
12। ठीक है, अब देखो इस 5 पाई 12 को ओमेगा टी के इक्वल रख दें तो उससे हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं वही 5 पाई 12 को मैं इधर लिख रहा हूँ 5 पाई/12 इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा टी की जगह क्या लिख दूं, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और टी की जगह टी, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 5t/24। दिस इज आवर आंसर। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ गई, आप ये नोट करें, फिर हम आगे इसी में एनर्जी इन द एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो भाई आगे अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम के अंदर एनर्जीज किस किस तरह की हमको कैसे कैसे क्या क्या फॉर्मूले आते हैं सारी देखते हैं। देखो अभी क्या है ना, इनिशियली हमारे पास मान लो एक ब्लॉक है जो कि x इज इक्वल टू 0 अपनी मीन पोजीशन पे था। वो ब्लॉक क्या करता है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक मूव करता है। तो जब ये ऐसे मूव कर रहा होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। जब उसके x की वैल्यू पॉजिटिव होगी वो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, मतलब फोर्स इज बैकवर्ड, उसका मैग्नीट्यूड है के एक्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है आगे। तो इसका मतलब वर्क डन जो है इस फोर्स द्वारा किया गया जो वर्क डन है दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हाँ मैं सबसे पहले निकालना चाहता हूँ कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हम ये निकालने जा रहे हैं एसएचएम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हमें पता है ना कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने वर्क बाय एनर्जी में पढ़ा होगा मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, इसको सही फॉर्म में लिखें और अच्छी फॉर्म में, तो देखो वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और ये वर्क डन किसका है, वर्क डन बाई ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये वर्क डन हम लोग कैसे लिखेंगे कि मैं पार्टिकल था उसको मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x तक लेके गया, किस फोर्स के अंदर, F इज इक्वल टू के एक्स के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है, और ये वर्क होगा नेगेटिव। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट डी एक्स, F डॉट डी एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसको F डी एक्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड डी एक्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो मैं थीटा हटाकर 180 डिग्री लिख देता हूँ, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं उसको लेके जा रहा हूँ 0 से x, 0 से x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेगेटिव ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी है x पर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 0 यानी कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो f की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, kx, dx तो dx हो जाएगा और cos 180 की जगह -1 आ जाएगा, तो माइनस kx dx 0 से x इज इक्वल टू माइनस ux प्लस u0, u ऑफ 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे, देखो ये इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ 0। कितना तक समझ में आ गया, अब देखो आगे करते हैं। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आ जाएगा u ऑफ x इज इक्वल टू यू ऑफ 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो यहां से हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x निकल के आ गया एसएचएम के लिए। अब आपको ये अजीब लगेगा कि हमने तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाँ सही है, लेकिन वो तब है जब पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन गिवन है या जीरो है, गिवन है कि जीरो है। अगर नहीं गिवन होगी तो उसको मान लेते हैं, पर ये बात आप समझ लें कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कुछ हो भी सकती है, गारंटी नहीं है कि उसकी हमेशा वैल्यू जीरो हो। ठीक है, तो इफ u ऑफ 0 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0, अगर ये है, दिस इंप्लाइज पोटेंशियल एनर्जी एट सम डिस्टेंस x इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एसएचएम के अंदर। अब आगे हम लोग इसी में आगे काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कि वो कैसे निकालनी है। देखो
मैं पहले एक बार रब कर देता हूँ, फिर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। देखो भाई, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देख ही चुके हैं, क्या है potential energy at some distance x is equal to half kx square where we have assumed that potential energy at mean position is 0। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ एम, ये तो एज इट इज रहने दिया। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ा था या नहीं? हाँ, तो मैं इसकी मदद से यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट के अपॉन एम। इसका मतलब कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम। थोड़ा सा रीअरेंज करने पता चलेगा कि के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर की जगह के आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का ये रहा, काइनेटिक एनर्जी का ये रहा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें मान लो टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसको डिनोट करते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी को ई से। तो यू क्या है हमारे पास, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये के अलग है और ये के अलग है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला के है। अगर कंफ्यूजन है तो इसको के ई लिख लें, यहाँ पर भी के ई, यहाँ पर भी के ई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिपेंड्स ऑन एक्स, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट टोटल एनर्जी which is sum of potential energy and kinetic energy is equal to half k square which is constant for every value of x। इसका मतलब कि एसएचएम में पार्टिकल चाहे मीन पोजीशन पे हो, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, या फिर किसी और पोजीशन पर हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ना हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स करने में करेंगे जिनमें टाइम पीरियड नॉर्मली ऐसे नहीं निकाला जा सकता, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमें ओमेगा वगैरह गिवन हो, कुछ और गिवन हो, उसकी मदद से निकाल लें। उसमें हमें टोटल एनर्जी कंजर्वेशन करना ही होगा, उस तरह के क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा। याद रखना कि टोटल एनर्जी इन द केस ऑफ एसएचएम इज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई हाफ के ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग इसके बाद में इसके ग्राफ्स स्टडी करते हैं, और फिर ग्राफ्स के आगे हम और आगे चलेंगे फिर एनर्जी पर ही। ठीक है, तो देखो भाई, ग्राफ्स देखते हैं। देखो, इस एक्सिस पे एक्स और इस एक्सिस पे हम लोग एनर्जी प्लॉट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोगों ने क्या एक्सप्रेशन देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वो मान लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज 0। ठीक है, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा कि एक्स की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये पैराबोलिक फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व बन गया यू का। ठीक है, अच्छा, जब x की वैल्यू a होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कितनी वैल्यू हो जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर। जब x की वैल्यू माइनस a होगी तब भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी का देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे माइनस साइन लग गया, माइनस साइन लग गया तो ये जो पैराबोला बना था ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। जैसे ही हमारे पास ये फंक्शन है मान लो कुछ एफ एक्स, और हमें इसको कन्वर्ट करना है माइनस एफ एक्स का ग्राफ में, तो क्या हो जाता है, ये जस्ट उल्टा, उसकी मिरर इमेज आ जाती है एक्स एक्सिस के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, पहले तो हमें ये जस्ट उल्टा कर देना है, मतलब ऐसा ग्राफ
पर उसके बाद में क्या करना है, उसमें एक हाफ के स्क्वायर वाली टर्म और ऐड हो रही है, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ हाफ के स्क्वायर ऊपर किसकेगा, अभी हमने वैल्यू निकाल ली थी कि ये वैल्यू है हाफ के स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका जो एपेक्स है दैट विल कम एट हाफ के स्क्वायर। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा कैसा कि इसकी वैल्यू जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर, जब x की वैल्यू a या फिर माइनस ए होगी, मतलब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। वैसे भी दिखता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो होते ही काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ग्राफ विल बी लाइक इन्वर्टेड पैराबोला, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टोटल एनर्जी, क्या चीज, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या आती है, किसी भी डिस्टेंस x पर हाफ के स्क्वायर, तो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन, इट गिव्स टोटल एनर्जी E। ये वाला जो ग्राफ है सीधा वाला जो पैराबोला है इट विल गिव पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो ग्राफ है इट विल गिव काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अच्छा देखो, अब आपको ध्यान से देखने पता चल रहा होगा ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कर्व हैं ये आपस में दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट और कर रहे हैं, दो एक्स की वैल्यूज पर। अब जिस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है इसका मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इक्वल है। अब हमें ये भी तो निकालना चाहिए कि ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करूं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल रख दूं, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के से हाफ के कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, और हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू, मतलब ये दो पोजीशंस होंगी, x इज इक्वल टू प्लस ए बाई रूट टू और x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू। इन पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इतना इन ग्राफ्स में। अब इसके आगे हम लोग और हाँ एक और चीज देखते हैं, हमें ये और निकालने में इंटरेस्ट होना चाहिए। हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स तो निकाल ली, पर हमें पता है कि एक्स खुद किसका फंक्शन है, टाइम का। तो मैं एक काम करूँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और निकाल के देखता हूँ, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले हाफ के एक्स स्क्वायर, हमें पता है एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो ध्यान से, तो पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, कैसा फंक्शन है, साइनसोइडल फंक्शन है। तो मैं क्या करूं, आपको पता हो, आपने ऐसे और 12th वगैरह में पढ़ा हो, आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ते थे तो उसमें एवरेज वैल्यू निकालते थे ना, जो भी टाइम वेरिंग फील्ड होती थी। तो ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लूँ। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कभी आए साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, इसकी एवरेज वैल्यू, ये जो मैंने सिंबल बनाया दिस सिंबल इज फॉर एवरेज, तो वो आता है जीरो। जबकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का हमसे एवरेज वैल्यू पूछ ले तो वो आती है हाफ, ठीक है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, अगर आप करना चाहें तो इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेम एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ के ए स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन स्क्वायर टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनकी एवरेज वैल्यू होती है हाफ, तो एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 के ए स्क्वायर, ठीक है। हम और देखते हैं, देखो ऐसी काइनेटिक एनर्जी देखते हैं और फिर उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या काम करें हम लोग, हाफ के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करें काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगी हाफ के
ए स्क्वायर इंटू में एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है 1/2 यहीं से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 1/4 के ए स्क्वायर। तो इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू सेम आती है, कितनी 1/4 के ए स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों एवरेज वैल्यूज को सम कर दूं तो मेरे को टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू मिल जानी चाहिए। अच्छा, टोटल एनर्जी कितनी है हाफ के स्क्वायर, उसकी एवरेज क्या है, वो तो हर जगह हाफ के स्क्वायर ही है, इसका मतलब उसकी एवरेज वैल्यू भी हाफ के स्क्वायर ही आएगी। और देखोगे आप इन दोनों को जोड़ने पर भी हाफ के स्क्वायर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके बाद में ना हम लोग आगे से थोड़ा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, क्या एक्चुअली इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसएचएम के टाइम। देखो, अभी आपको मेरे कहने का मतलब थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। जैसे ये है x इज इक्वल टू जीरो वाली पोजीशन, मीन पोजीशन, और ये हो गई x इज इक्वल टू प्लस ए, और ये हो गई x इज इक्वल टू माइनस ए। हमें पता है जब पार्टिकल इधर से इधर जा रहा होता है तो क्या होता है, उसके साथ उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, और उस पे लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वो इंक्रीज हो रहा होता है इन मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। अब ध्यान से आप सोचना, देखो मैं इसको मिटा के क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी भाषा में ये भी लिख सकता हूँ कि इधर से इधर जब जा रहे हैं वेलोसिटी घट रही है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की एक्स स्क्वायर बढ़ेगी। जब इधर से इधर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे ही पार्टिकल यहाँ से पलटी मारेगा उसके बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जो कि मीन पोजीशन पे आते थे मैक्सिमम हो जाती है। फिर उसके बाद में अगेन यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। फिर उसके बाद में पार्टिकल फिर से पलटी मारेगा, फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैं आपसे पूछता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू मैक्सिमम कितना होगा, ए ओमेगा का होल स्क्वायर। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि जब ये एक साइकिल पूरी हुई इसमें काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू एक्चुअली कितनी बार आई, एक बार यहां पर और फिर एक बार यहां पर, तो दो बार आई। एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी की ये मैक्सिमम वैल्यू दो बार आई। अच्छा, एक साइकिल में काइनेटिक एनर्जी जीरो भी दो बार हुई है, ये बात भी समझ में आती है। ठीक है, इसका मतलब एक साइकिल जब पार्टिकल एक बार एक सर्कल जब पूरा कर रहा होगा ना जब वो फेजर वाला, तो उतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी दो बार अपनी वैल्यूज को रिपीट कर गई होगी, मैक्सिमम वाली को भी, मिनिमम वाली को भी और बीच वाली सारी को भी। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सोचो, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी भी यही मैक्सिमम वैल्यू है, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वो बात अलग है कि वो एक्सट्रीम पोजिशन पे मैक्सिमम हो रही है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बार हुई, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू जीरो कितनी बार हुई, दो बार, एक बार यहां पर और फिर एक बार यहां पर। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब कि व्हेन पार्टिकल्स ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज एफ, जब पार्टिकल के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी एफ है, देन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी of kinetic energy and potential energy is 2f. This is very very important. मेरी बात समझ में आ रही है? आज के लेक्चर में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सारे एक्सप्रेशंस देखे, सारे ग्राफ देखे, और फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया। इसके जो आगे का है इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को जोड़कर इसके साथ में क्वेश्चंस, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।